जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू भक्कर एजुकेशन अकेडमी। दिस इज़ नईमुल्लाह कुरैशी। आज की हम क्लास में पेपर नंबर 5 जो है उसको डिस्कस कर रहे हैं। याद रहे, इससे पहले हम 4 पेपर्स को बिलतरतीब डिस्कस कर चुके हैं। आज का जो पेपर है ये ज़्यादातर हिस्ट्री ओरिएंटेड है। इसमें काफ़ी सारे सवाल जो है वो हिस्ट्री से रिलेटेड है, ठीक है। तो जो चीज़ हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में हो तो उसमें हमें अक्सर चीज़ें जो है वो याद करनी पड़ती हैं, उनको रट्टा लगाना पड़ता है, क्योंकि उसमें ईयर्स के नाम होते हैं या सन होते हैं या इस तरह कोई शख्सियात के नाम होते हैं या कुछ डेवलपमेंट्स होते हैं जिनको हमें याद करना पड़ता है। खैर, तो जो चीज़ें याद करने वाली हैं वो ज़रा हम क्विकली गो थ्रू करेंगे, तो आप उसको ज़रा टाइम लगा के याद करेंगे। और बाकी जो चीज़ें डिस्कस करने वाली हैं उन पे हम डिस्कशन भी करेंगे। तो पहला सवाल से स्टार्ट करते हैं जी। द एबिलिटी टू थिंक, सोचने की सलाहियत, इन नोवेल, नोवेल कहते हैं न्यू, ये क्रिएटिविटी का है, ये नोवेल न्यू को कहते हैं। एंड अनयूजुअल वेज, यानी कि नए तरीकों से। अनयूजुअल वो ही तरीका होता है जिसको नया तरीका, यूजुअल ना हो, जिससे अनयूजुअल हो, ठीक है। थिंकिंग की बहुत सारी टाइप्स हैं। पॉजिटिव थिंकिंग है, प्रॉब्लम सॉल्विंग की थिंकिंग है, क्रिएटिव थिंकिंग है, क्रिटिकल थिंकिंग है, कन्वर्जेंट थिंकिंग है, डाइवर्जेंट थिंकिंग है। ये बहुत सारी टाइप्स आपको ऐसे भी फिंगर टिप्स पे आनी चाहिए। तो ये जो है जिसमें हम नई थिंकिंग करते हैं, अनयूजुअल होती है, नोवेल होती है, न्यू होती है। नोवेल मीन्स न्यू। तो उसमें हम क्या करते हैं, वो टाइप ऑफ थिंकिंग क्रिएटिविटी कहलाती है, क्रिएटिव थिंकिंग कहलाती है। विच इज़ बेसिक बॉर्न इमोशन। अब बेसिक बॉर्न इमोशन बहुत सारे हैं, यहाँ पे जो दिया गया उनमें से फेयर है। अगर इन चीज़ों को आप गूगल करेंगे तो आपको और भी बहुत सारे मिलेंगे जो आप कहेंगे ये सारे ठीक है, लेकिन आपने ये काम नहीं करना। मैं दोबारा एडवाइस कर रहा हूँ, जो चीज़ यहाँ पे आपके इधर पेपर में इस तरह दी गई है आपने उसको एज इट इज़ फॉलो करना है। तो बहुत सारे बेसिक बॉर्न इमोशन है, उनमें से एक जो यहाँ पे दिया गया है वो फेयर है। कहीं पे आपको 8 मिलेंगे, कहीं पे 10 मिलेंगे, कहीं पे 7 मिलेंगे, इस तरह बहुत सारी तादाद में बहुत सारे मिलते हैं, ठीक है। तो बहरहाल आपने फेयर और आगे लव का आता है मेरे ख्याल में। तो ये जो ऑप्शन वाइज हैं, जो कि आपने एग्ज़ाम देना है तो आपने इसको फॉलो करना है। पियाजे ने जो थ्योरी दी थी दैट वाज कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी। ये मशहूर थ्योरी है जिसमें हमने सेंसरी, मोटर, प्री ऑपरेशनल, कंक्रीट ऑपरेशनल और फॉर्मल ऑपरेशनल की डिफरेंट 4 स्टेजेस पढ़ी थी। मॉडल ऑफ 8 टाइप ऑफ लर्निंग। 8 टाइप ऑफ लर्निंग जो वो गैने, इसको गैने पढ़ना है आपने जी, दूसरे को नहीं पढ़ना। गैने ने 8 टाइप ऑफ लर्निंग मॉडल दिया था, ठीक है। तो ये बहुत मरूफ सवाल है, इसको बाद औक़ात पेपर में अक्सर औक़ात रिपीट हो जाता है। द प्रोसेस ऑफ एडाप्टेशन इन पियाजेस कॉग्निटिव डेवलपमेंट, उसने जो अपने डिफरेंट टर्म्स इस्तेमाल की थी एडाप्टेशन के लिए, मुवाफ़क़त या मुताबिकत कायम करने के लिए, तो वो कौन कौन सी थी अपनी थ्योरी में? वो थी एसिमिलेशन और अकोमोडेशन। यानी कि उसने स्कीमा, एसिमिलेशन और अकोमोडेशन, तो यहाँ पे जो दी गई है उनमें से कौन कौन सी दुरुस्त है, वो है एसिमिलेशन और अकोमोडेशन, ठीक है। एसिमिलेशन क्या होती है? जब आप प्रीवियस स्कीमा को यूज़ करते हैं, एसिमुलेशन कहलाता है। अकोमोडेशन में आप प्रीवियस स्कीमा को क्या करते हैं, चेंज करते हैं टू रिस्पॉन्ड टू द न्यू सिचुएशन। तो यहाँ पे चेंज आता है। तो जब आप अकोमोडेट करते हैं तो आप पुराने स्कीमा को चेंज करते हैं न्यू सिचुएशन में, क्योंकि वो फिट नहीं बैठ रहा होता। द प्रोसेस ऑफ हेल्पिंग इंडिविजुअल्स मेक लाइफ एडजस्टमेंट एट होम, स्कूल और द अदर फेजेज ऑफ लाइफ। जहाँ पे भी एडजस्टमेंट का लफ्ज़ आता है इसका ताल्लुक गाइडेंस के साथ होता है, याद रखें। ये स्पेसिफिक वर्ड है गाइडेंस के लिए, आपने इसका कीवर्ड के तौर पर इसको याद रखना है कि जो काउंसलिंग होती है उसके लिए फेस टू फेस रिलेशनशिप का लफ्ज़ बार बार आता है, और जो गाइडेंस होती है उसके लिए एडजस्टमेंट का लफ्ज़ बार बार आता है। हायरार्की ऑफ नीड मैस्लो की थ्योरी है, 5 स्टेजेस पर मुश्तमिल है, स्टेप्स पर। ये सब उसके जो लेवल्स हैं, फिजियोलॉजिकल नीड्स, सेफ्टी नीड्स, लव एंड बिलोंगिंग, एस्टीम एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। एट विच स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट द चाइल्ड डेवलप्स ऑब्जेक्ट परमानेंस। अब ये किसकी थ्योरी का है? ये पियाजे की थ्योरी का सवाल है। ऑब्जेक्ट परमानेंस कौन सी स्टेज पर बच्चा हासिल करता है? वो सेंसरी मोटर की स्टेज होती है। जब बच्चा ये समझ लेता है कि जो भी हमारे मेरे इर्द गिर्द ऑब्जेक्ट्स हैं, अशिया हैं, वो परमानेंटली एग्जिस्ट करती हैं, अगरचे वो मुझसे छुपा ली जाती हैं, मेरे पहुंच से दूर हैं, या मैं उनको भी नहीं देख सकता या नहीं देख सकती, लेकिन फिर भी वो एग्जिस्ट कर रही होती। तो ये उसकी सेंसरी मोटर स्टेज। जब 2 साल तक का बच्चा होता है तो उसको उन चीज़ों का पता होता है कि अगरचे वो चीज़ मेरे पास नहीं है, मेरे सामने नहीं है, लेकिन फिर भी एग्जिस्ट करती है। ऑब्जेक्ट जो है वो परमानेंट है। द पायनियर, पायनियर कहते हैं द फाउंडिंग फादर ऑफ आइडेंटिफाइंग इंडिविजुअल डिफरेंसेस। इनफरादी इख्तलाफात का जो बानी है उसको फ्रांसिस गाल्टन से मंसूब किया जाता है, ये आपने याद करना है। अब दोबारा आ गया विच इज़ बेसिक बॉर्न इमोशन।
अब यहाँ पे ऊपर फेयर दिया हुआ था, तो आपने फेयर की मौजूदगी में फेयर को ठीक करना है, लव की मौजूदगी में लव को ठीक करना है, और इसी को एज इट इज ही फॉलो करना है। जो एक दिया गया है आपने एक को फॉलो करना है, जो दिया गया है वो ठीक है। इस तरह और भी काफ़ी सारे, मैं दोबारा रिपीट करूँ, लेकिन आपने एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इसी तरह स्टेटमेंट्स को ही फॉलो करना है। हु वाज द फर्स्ट साइकोलॉजिस्ट? एरिस्टोटल को माना जाता है, उन्होंने किताब लिखी थी पेरिसाइकी, जिसको साइकोलॉजी की पहली किताब तस्वर किया जाता है, ठीक है। तो इस हिसाब से एरिस्टोटल को पहला साइकोलॉजिस्ट भी माना जाता है। फाउंडर ऑफ सोशो साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट, डिफरेंट 8 स्टेजेस जो है मुतारिफ कराई थी। इस थेरी को लाइफ स्पेन थेरी भी कहा जाता है, याद रखें। बाद औक़ात इसी सोशो साइकोलॉजिकल थेरी को लाइफ स्पेन थेरी कहा जाता है। थ्रू आउट द लाइफ, एरिक्सन ने जो मॉडल पेश किया था, 8 स्टेजेस का मॉडल था ये, वो ये समझते थे कि हमारी जो डेवलपमेंट है वो थ्रू आउट द लाइफ चलती रहती है। ज़िंदगी के मुख्तलिफ मराहल में हमारे मुख्तलिफ हालात वाक़यात से सामना पड़ता है, और उसमें हम बदलते भी रहते हैं, ठीक है। तो ये एरिक्सन की थेरी है, जिसको सोशो साइकोलॉजिकल या लाइफ स्पैन मॉडल भी कहा जाता है, जिसमें ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, ऑटोनॉमी वर्सेस डाउट एंड शेम, इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट, और आखिर तक जो है वो आठ स्टेजेस है। अनदर नेम ऑफ वर्किंग मेमोरी, वर्किंग मेमोरी का जो दूसरा नाम है दैट इज़ शॉर्ट टर्म मेमोरी। ये अल्टरनेटिव नेम है, ठीक है। वर्किंग मेमोरी का जो दूसरा नाम है वो है शॉर्ट टर्म मेमोरी। परसेप्शन एंड अटेंशन प्ले मेजर रोल। परसेप्शन का मतलब है हमने कितने सेंसेस यूटिलाइज करके चीज़ को महसूस किया। मिसाल के तौर पर आप कभी कोई चीज़ देखते हैं तो सिर्फ देखते हैं, विजुलाइज करते हैं, एक सेंस इस्तेमाल करते हैं। कभी आप देख भी रहे होते हैं, सुन भी रहे होते हैं, कभी हो सकता है देख भी रहे हो, सुन भी रहे हो, महसूस भी कर रहे हो। तो इस तरह कितनी आप सेंसेस अप्लाई कर रहे हैं, जो जितनी सेंसेस ज़्यादा अप्लाई करेंगे आप उतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन वहाँ से ड्रा कर रहे होते हैं, वो इतनी ज़्यादा अच्छी सॉलिड इन्फॉर्मेशन होती। और बाद में फिर दूसरी चीज़ है अटेंशन, आपने फिर तवज्जो भी मुकम्मल दी, यानी कि उस पर कॉन्सेंट्रेट भी किया। तो जब आप डिफरेंट सेंसेस को भी यूटिलाइज कर रहे हैं और तवज्जो भी ज़्यादा दे रहे हैं, तो इससे कौन सी टाइप ऑफ मेमोरी क्रिएट होगी? लॉन्ग टर्म, यानी कि आपने बड़े गौर व फिक्र से, बड़े इन्हमाक के साथ चीज़ को नोटिस किया, तो इससे जो मेमोरी क्रिएट होती है लॉन्ग टर्म। तो ये आपके लिए एक सबक भी है कि जब आप चीज़ें पढ़ा करें, देखा करें, लेक्चर भी सुना करें, लिस्टिंग भी करा करें, रीडिंग भी किया करें, लिख ली भी लिया करें, तो जितने ज़्यादा आप यूटिलाइज करते हैं वो माइंड के डिफरेंट खानों में से हो कर जाती है, तो वो कहीं ना कहीं ईजीली रिकॉल हो जाती है, क्योंकि वो समात में पढ़ी होगी या विजुअल सेंस में पढ़ी होगी, या इस तरह लिसनिंग, इस तरह जितनी भी ज़्यादा परसेप्शन करते हैं वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, तो लॉन्ग टर्म मेमोरी क्रिएट होती है। लॉजिकल थिंकिंग अकॉर्डिंग टू जॉन पियाजे, लॉजिकल थिंकिंग की स्टेज पियाजे के मुताबिक कौन सी है? कॉन्क्रीट ऑपरेशन की स्टेज, ठीक है। जब बच्चा इस काबिल हो जाता है कि वो क्या कर देता है, हर चीज़ को अच्छी तरह समझ सकता है, जब वो रिवर्सिबिलिटी को भी समझता है, कंजर्वेशन के इशू को भी समझता है, ये चीज़ें हम पहले सारी डिस्कस कर चुके हैं, ट्रांजिटिविटी को भी समझता है, ठीक है, रिलेशनशिप्स क्रिएट कर सकता है, तो ये कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज होती है। एक्सपेरिमेंट्स और लर्निंग बाय इंसाइट, ये कौन सी थेरी है? लर्निंग बाय इंसाइट की थेरी को गेस्टाल्ट की थेरी कहा जाता है। अल्टरनेटिव नेम आपको लाजमी आने चाहिए, फिर ऐसा ना हो कि आप पेपर दे के आए तो पता, हाँ अच्छा ये था, ओहो मैं तो समझी, मुझे ये जा, तो ऐसा ना हो। लर्निंग बाय इंसाइट जो है वो गेस्टाल्ट की थेरी किसने पेश किया था? कोलर ने पेश किया था। और इन्होंने सुल्तान नामी बंदर पर, ठीक है, अपने तजर्बात किए थे, ये भी आपको पता होना चाहिए। बनाना का एक्सपेरिमेंट किया था, केले लटकाए थे और वो तोड़ता था, ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। ये कभी इंटरव्यू में पूछा जा सकता है, पेपर में भी आ सकता है। ट्रांसलेशन ऑफ कंक्रीट एक्सपीरियंसेस, डेवलपमेंट ऑफ लॉजिकल थिंकिंग, तो ये किसने थ्योरी दी? ये कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी है, आपको स्टेटमेंट साफ बता रही है। कंक्रीट एक्सपीरियंसेस, लॉजिकल थिंकिंग, लॉजिकल, आगे पीछे भी कंक्रीट एक्सपीरियंस लिखा हुआ है, आज आगे फिर वही लॉजिकल थिंकिंग लिखा हुआ है, एक ही बात लिखी हुई है, ठीक है। तो ये कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी का हिस्सा है जो कि पियाजे ने पेश की थी। थ्योरी ऑफ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन मैस्लो ने पेश की थी। दोबारा आ गया द फोर्थ 5 ईयर प्लान, पहला 55 से 60, दूसरा 60 से 65, तीसरा 65 से 70, और चौथा जो है वो 70 से 75 था। इस चौथे प्लान के बाद भी 3 साल का गैप था, जिसको नो ईयर प्लान पीरियड कहा जाता है। और उसके बाद नीचे सवाल पड़े 20th कि 5th ईयर प्लान जो था वो फिर 78, क्योंकि इससे पहले 3 ईयर का गैप आया था, पीरियड ऑफ नो ईयर प्लान इसको कहा जाता है, ठीक है। तो 78 से 83 तक था वो, फिर इस तरह नीचे लिखा हुआ है 21 पर 6 ईयर प्लान, फिर 83 से क्या था 88 तक, तो वो 83 से शुरू हुआ। तो ये आपको पता होना चाहिए, सिर्फ 75 के बाद 3 साल का गैप है, फिर आगे वही 5-5 साल आपने ऐड करते जाने।
देयर वॉज नो नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम और प्लान बिफोर 1951 में पहला प्लान बनाया गया था। इससे पहले कॉन्फ्रेंस हुई थी और पहला प्लान जो है वो 1951 में ही बनाया गया था, जिसको 6 ईयर प्लान कहा जाता था। नेशनल बैंक फाउंडेशन वाज इस्टेब्लिश, अच्छा सॉरी ये बैंक नहीं है, ये बुक फाउंडेशन है, NBF, नेशनल बुक फाउंडेशन। नेशनल बुक फाउंडेशन जो है ये ज़ियाउल हक की पॉलिसी में जो है बनाया गया था 1972 की पॉलिसी में, नेशनल बुक फाउंडेशन। द ग्रेजुएट्स ऑफ इस्लामिक मदरसा, इस्लामिक यानी कि इस्लामी जो मदरसा से फारिग व तहसील लोग हैं, ग्रेजुएट्स हैं, उनको भी गवर्नमेंट सर्विसेज दी गई। किस पॉलिसी के तहत? ज़ियाउल हक की पॉलिसी 1979 के तहत। जितने भी मस्जिद मकतब स्कीम है, इस्लामाइजेशन का कॉन्सेप्ट है, ये सारा 1979 की पॉलिसी। इसी पॉलिसी को बाज़ औक़ात 1978 भी लिख दिया जाता है, ये याद रखें आप। तो बाज़ औक़ात 1978 हो तो 1979 का ऑप्शन नहीं होता, तो वो एक ही पॉलिसी कंसिडर होती। परमिशन ऑफ इस्टेब्लिशिंग प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस वाज ग्रांटेड इन द एजुकेशन पॉलिसी ऑफ, ये भी ज़ियाउल हक की वही पॉलिसी है 1978, इसी को 1979 भी कहा जाता है। बल 1978 यहाँ पे दिया गया, तो आप इसको ठीक है। क्यों? इससे पहले ज़ियाउल हक से पहले जो है वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने नेशनलाइजेशन की थी, तो इन्होंने वो जो नेशनलाइजेशन थी उसमें जो है वो प्राइवेटाइजेशन बंद हो गई थी, तो इन्होंने उसके उलट काम किया था कि वही दोबारा प्राइवेटाइजेशन शुरू कर दी। ठीक है, अलाउ कर दिया प्राइवेट सेक्टर को। कंप्यूटर एजुकेशन 1992 में शुरू की गई उसकी पॉलिसी में। द इंस्ट्रक्शंस ऑफ इस्लामिक स्टडीज़, अब दोबारा इस्लामिक स्टडीज़ वही बात आ रही है ज़ियाउल हक वाली। एंड पाकिस्तान स्टडीज़ वाज मेड कंपल्सरी इन द एजुकेशन पॉलिसी ऑफ, ये भी वही 1978 की पॉलिसी है, तो ये आपने याद रखना है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1970, ये जनरल याहिया खान ने बनाई थी। याद रखें ये वो पॉलिसी है जिसको इम्प्लीमेंट भी नहीं किया जा सका था, क्योंकि ये जब बनी थी तो इस वक्त पाकिस्तान क्राइसिस में था, और उसके थोड़े अरसे बाद जो है वो बांग्लादेश वाला इशू पैदा हो गया था, और पाकिस्तान जो है वो 16 दिसंबर 1971 को जो है वो उससे फाइट के बाद जो है वो मशरक़ी पाकिस्तान अलग हो गया था। तो ये फिर पॉलिटिकल क्राइसिस पैदा हो गया था, और बहरानी सूरत हाल की वजह से फिर ये पॉलिसी जो है याहिया खान की इम्प्लीमेंट खैर नहीं हो सकी थी। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द फॉरमोस्ट एम ऑफ एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस 1947 में नया नया मुल्क बना था, और उसकी बुनियाद क्या थी कि हमारा रहन सहन का अंदाज़ उनसे मुख्तलिफ है। हमने अपने रहन सहन अपने कल्चर के हिसाब से चीज़ों को तयन करना था। तो मॉडिफिकेशन ऑफ एजुकेशन सिस्टम इन लाइन विद द कल्चर, हम अपने कल्चर के हिसाब से, क्योंकि उससे पहले तो शुद्धि शंकटन और इस तरह बहुत सारी तरीके और उनके बंदे मातरम और इस किस्म के, लेकिन हमारे कल्चर में इस चीज़ के अलावा नहीं था। तो हमने अपने कल्चर के अकॉर्डिंग जो इस्लामिक कल्चर जो है उसके मुताबिक अपनी अलाइनमेंट की। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द गोल ऑफ इस्टेब्लिशमेंट ऑफ टेक्स्ट बुक बोर्ड। टेक्स्ट बुक बोर्ड क्यों बनाए गए? टेक्स्ट बुक्स बनाने के लिए, प्रिपरेशन ऑफ, आपको पता है टेक्स्ट बुक बोर्ड्स का मतलब क्या होता है, काम क्या होता है? प्रिपेयरिंग द टेक्स्ट बुक्स, वो किताबें छापते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स वाज रिकमेंडेड टू इंस्ट्रक्ट एट इंटर एंड डिग्री लेवल इन द एजुकेशन पॉलिसी ऑफ 1970। ये सवाल इससे पहले वाले पेपर में, जो लेक्चरशिप का पेपर है, उसमें आया था। एजुकोलॉजी, इसको इल्म तालीम कहते हैं, यानी कि जो खुद पेडागोजिकल स्किल्स हैं, तालीम यानी कि इल्म तालीम जिसे आप पढ़ रहे हैं, ये बाकायदा अलग सब्जेक्ट के तौर पर मुतारफ़ कराया गया 1970 की पॉलिसी में। ठीक हो गया, यानी कि इससे पहले तो ये पेडागोजिकल स्किल्स थी कि बस पढ़ाना ऐसे है, ऐसे पढ़ाते हैं, लेकिन इसको बतौर सब्जेक्ट मुतारफ़ कराना, ये 1970 में जो कि याहिया खान की पॉलिसी थी, उसमें इल्म तालीम यानी एजुकोलॉजी को बाकायदा निसाब के तौर पर मुतारफ़ करवाया गया। बाई मीन्स ऑफ द एजुकेटिव प्रोसेस, जो तालीमी अमल, इससे क्या मुराद है? आइडियालॉजी ऑफ पाकिस्तान प्रमोट होगी, एम ऑफ इस्टेब्लिशमेंट ऑफ पाकिस्तान इन पार्ट, जो हमारे मकासद हैं पाकिस्तान बनाने के वो पूरे होंगे, या कौमी यकजहती पैदा होगी, तो सारे ठीक है, ऑल ऑफ द अबव ठीक है। प्राइमरीली, बुनियादी तौर पर, डिसिप्लिन इन द प्रोसेस ऑफ, डिसिप्लिन इज़ द प्रोसेस ऑफ, डिसिप्लिन किसे हम कहते हैं? कवायद और ज़वाबित की पाबंदी करना। अबाइडिंग बाई द लॉज ऑफ इंस्टीट्यूशन, जो भी इदारा है, फर्म है, ऑर्गेनाइजेशन है, इंस्टीट्यूशन है, उसके जो भी कवायद और ज़वाबित है, कवानीन है, उसको अबाइड करना, यानी कि उनका एहतराम करना, उनकी पाबंदी करना, ये उसका डिसिप्लिन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट प्राइमरी कॉज ऑफ इंक्रीज इन द नंबर ऑफ इलिटरेट इंडिविजुअल्स। अनपढ़ लोग जो है उनकी तादाद में रोज़ बरोज़ इजाफा हो रहा है। उसकी वजह क्या है? पाकिस्तान, आपको पता है नीचे लिखा हुआ है कि पॉपुलेशन के हिसाब से दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क है। तो वो इतनी इंक्रीज़ हो रही है कि 4 बच्चे स्कूल में दाखिल होते हैं तो 10 बच्चे नए पैदा हो जाते हैं।
तो वो जो स्पीडी ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन है वो एक बहुत बड़ा उसकी वजह उतने भी ना वसाइल है, ना उतना एनरोलमेंट रेट है, ना उतनी फैसिलिटीज़ हैं, ठीक है, तो कुछ भी नहीं है। तो ये पॉपुलेशन रोज़ रोज़ बढ़ने की वजह से इलिटरेसी भी बढ़ रही है। अमंग द लिस्ट ऑफ ओवर पॉपुलेटेड कंट्रीज़, ओवर पॉपुलेटेड जो कंट्रीज़ हैं उनमें पाकिस्तान का नंबर कितना है? अब जो है पाकिस्तान तरक्की कर गया है, ठीक है, इस हवाले से। तो अब जो है इस रैंकिंग में पाकिस्तान 5th फॉल करता है, ठीक है। तो मैंने वो 6 को काट दिया, ये थोड़ी ओल्ड इन्फॉर्मेशन है। तो अब हम 5वें नंबर पे आ गए। अकॉर्डिंग टू प्रेजेंट बर्थ रेट, ये जो रोज़ बर्थ रेट जो है माशाल्लाह से इंक्रीज़ कर रहा है, द पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान विल टेक, वो कहते हैं, ये रिसर्चेस की कुछ आउटपुट है, ठीक है, कि वो कहते हैं कि 20 साल बाद अगर यही हिसाब किताब रहा तो ये पाकिस्तान की आबादी 20 साल बाद इसे बिल्कुल डबल होने के इम्कान हैं। चलें जी। 37, इट इज़ रिकमेंडेड इन ऑल पाकिस्तान एजुकेशन कॉन्फ्रेंस दैट, ये 1947 की बात हो रही है, फ्री एजुकेशन कहाँ से कहाँ तक दी जाएगी, इंट्रोड्यूस फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years एंड ग्रेजुअली रेज टू 8 years। ये फ्री एजुकेशन का कॉन्सेप्ट जो 1947 की पॉलिसी में दिया गया था वो पहले प्राइमरी तक मुतारिफ कराया गया था, और फिर आने वाले कुछ सालों में उसको बढ़ाने का इम्कान थे, या उनकी ख्वाहिश थी, प्लान था कि वो 8वीं क्लास तक यानी कि 8 years की एजुकेशन तक हम इसको फ्री कर देंगे। ये कुछ चीज़ें सिर्फ रिकमेंडेशंस का हिस्सा रह गई, अमली तौर पर जो है वो कुछ चीज़ें नाफिज नहीं भी हो सकी। एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस 1951 वाज प्रिपेयर्ड बाय, ये बेसिकली प्लान था लेकिन उन्होंने यहाँ पे इनको कॉन्फ्रेंस मेंशन कर दिया। खैर, तो ये किस डिपार्टमेंट ने मुतारिफ कराया था? एजुकेशन डिवीज़न ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। तब कोई अलग से बॉडीज़ नहीं थी, ठीक है, एजुकेशन डिवीज़न सारे पूरे सेटअप को कंट्रोल करता था। तो उन्होंने ही क्या किया था, बाद में तो बहुत से डेवलपमेंट्स हो गए, इदारे बन गए और डिसेंट्रलाइजेशन हो गई। खैर, ये आप याद कर लेंगे। द कमीशन ऑन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी अपॉइंटेड बाई रेजोल्यूशन अडॉप्टेड बाई द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, करारदाद के तहत जो कमीशन बनाया गया वो कब करारदाद पेश की गई? ये 1959 के कमीशन की बात हो रही। तो वो 30 दिसंबर 1958 को जो है वो करारदाद मंजूर हुई, जिसके तहत 1959 का कमीशन बनाया गया। याद रखें, कॉन्फ्रेंस से मुराद होती है 1947 की मीटिंग, कमीशन से हमेशा मुराद 1959 होता है, ठीक है। उसके बाद प्लान तो फिर 1955, 60, 65, 70 ये शुरू हो जाते हैं, ठीक है। और इस तरह पॉलिसी जो है वो बाकायदा जो है वो 1970 से याहिया खान से फिर स्टार्ट होती। विच कमीशन ऑन नेशनल एजुकेशन 1959 इंट्रोड्यूस द न्यू सिलेबाई। हाँ जी, दो चीज़ें आपने याद रखनी है कि न्यू सिलेबाई, सॉरी व्हेन 1959 के कमीशन में नया सिलेबस का मुतारफ़ कराया गया, वो 1961 में मुतारफ़ कराया गया। लेकिन टेक्स्ट बुक बोर्ड्स कब बनाए गए थे? ये 1962 में बनाए गए थे। ये आपने अलग से याद रखना है, दो चीज़ें, ये मिक्स हो जाती है जी। क्या चीज़? सिलेबाई 1959 के कमीशन के तहत कब बना था? ये 1961 में बना था। और टेक्स्ट बुक बोर्ड कब बने थे? 1962 में बने थे। तो ये आपने ज़रा इसको तफरीक करनी है इसमें। हु वाज अपॉइंटेड एज द जॉइंट सेक्रेटरी बोर्ड ट्रस्टी ऑफ द अलीगढ़ कॉलेज। तो ये उनका जो ओहदा है उसको किसको, जो अलीगढ़ का जो कॉलेज था, आपको पता है वो सर सैयद अहमद ख़ान ने उसकी बुनियाद रखी थी। तो उसके जो जॉइंट सेक्रेटरी थे वो सैयद मोहम्मद थे। तो ये भी आपने याद ही करना है। Who said that Congress was mainly a Hindu body which can never be sincere to the Muslims? टू नेशंस थ्योरी जो है वो सर सैयद अहमद ख़ान ने बेसिकली मुतारिफ करवाई थी। तो कांग्रेस के बारे में उनका ये राय थी कि हिंदू जो है वो कभी भी मुसलमानों से मुखलिस नहीं हो सकते। तो ये सर सैयद अहमद ख़ान की स्टेटमेंट है। एस्से ऑन द लाइफ ऑफ मोहम्मद, ये भी सर सैयद अहमद ख़ान के मज़ामीन का जो टाइटल था। हु पब्लिश्ड मैगज़ीन तहज़ीबुल अखलाक, तहज़ीबुल अखलाक का रिसाला जो है ये भी सर सैयद अहमद ख़ान ने पब्लिश किया था। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द गोल ऑफ अलीगढ़ मूवमेंट, अलीगढ़ मूवमेंट का मकसद क्या था? प्रमोशन ऑफ म्यूचुअल कोऑपरेशन बिटवीन मुस्लिम एंड ब्रिटिश। डेफिनेटली आप अलीगढ़ मूवमेंट को पढ़ें तो उन्होंने बरतानवी गवर्नमेंट से काफ़ी सारे उनके प्रोजेक्ट्स चल रहे थे, उनसे मुआवनत ले रहे थे, फंडिंग ले रहे थे, सारा कुछ टाइटल्स भी ले रहे थे, ठीक है, इंग्लिश को भी प्रमोट कर रहे थे। रिमूवल ऑफ डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन वर्ल्ड एंड रिलीजियस एजुकेशन, मुसलमानों का जो बड़े सगीर में एक तोहम परस्ती का एलिमेंट था उसको ख़त्म करके एक साइंटिफिक आउटलुक देना, ये उनका काम था, ताकि रिलीजियस एजुकेशन और दुनियावी एजुकेशन साइंटिफिक वे में उनको समझ सके।
मोटिवेटिंग द पीपल फॉर रिक्वायरिंग मॉडर्न एजुकेशन, इंग्लिश को उन्होंने प्रमोट किया, साइंस को प्रमोट किया, रीजनिंग को प्रमोट किया, ताकि लोग इन चीज़ों को तस्लीम करें। तो ये सारे ठीक है। सर सैयद रिसीव्ड अर्ली एजुकेशन, अपने नाना जान से हासिल की, मैटरनल ग्रैंडफादर, ठीक हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द मोटिवेशनल फोर्स फॉर द बिगिनिंग ऑफ द अलीगढ़ मूवमेंट, अलीगढ़ मूवमेंट किस चीज़ से तकवीत हासिल की, कौन सी ऐसी मोटिवेशन थी? एन इंडिपेंडेंट सिस्टम ऑफ एजुकेशन फॉर मुस्लिम, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी ऑफ द मुस्लिम, या रिकॉन्सिलेशन बिटवीन मुस्लिम एंड ब्रिटिश। ये सारी चीज़ें दुरुस्त हैं, ठीक है। मुसलमानों का वो स्टेटस एजुकेशन में नहीं था जितना हिंदुओं का था, जितना बाकी लोगों का था। जहाँ हिंदू कसीर तादाद में अपॉइंट होते थे, वो मुसलमानों की तादाद 2-4 के बराबर होती थी। इसी वजह से इकोनॉमिक स्टेबिलिटी मुसलमानों में भी नहीं थी, क्योंकि उनके ना जॉब्स मिलती थी, ना उनके पास पैसे आते थे, कुछ भी नहीं था। और हिंदू जो है वो ब्रिटिश जो कि यहाँ पे राज कर रहे थे, तो हिंदू मुसलमानों के बारे में उनके दिल में, दिमाग में जो है वो तंग नज़री भी पैदा करते थे, जिसकी वजह से वो क्या करते थे, बदगुमानी भी करते थे। तो ये उनको रिकनसाइल करना, यानी कि उनको जो है इस हिसाब किताब को बराबर करना कि भाई ऐसा नहीं है। तो ये सारी जो चीज़ें जो है वो अलीगढ़ मूवमेंट का हिस्सा थी कि ये सारी चीज़ें दूर हो जाए। ड्यू टू सपोर्ट ऑफ द ब्रिटिश मेजर्स, द हिंदूज ने क्या किया, सक्सीडेड इन गवर्नमेंट सर्विसेज। वो बड़े आप चालाक थे, बड़े क्लोज थे उनके, तो उनको गवर्नमेंट सर्विसेज मिल जाती थी। लेफ्ट बिहाइंड मुस्लिम इन द इकोनॉमिक फील्ड, तो उनको जब जॉब भी उनके पास भी, ओहदे उनके पास, पैसा भी उनके पास था। एंड गॉट क्लोजर टू द ब्रिटिश रूलर, और वो ब्रितानी हुक्मरानों के ज़्यादा करीब भी रहते थे। तो ये सारा कुछ दुरुस्त है। अकॉर्डिंग टू द ब्रिटिश द रिस्पॉन्सिबल फॉर इंडिपेंडेंस, आज़ादी के बरतानवी लोगों के अकॉर्डिंग, अब हर कोई अपना अपना क्रेडिट लेता है, तो हम अपना क्रेडिट लेते हैं, ठीक है, ये हमारी हिस्ट्री है। तो हम कहते हैं कि आज़ादी ना मिलती अगर मुसलमानों का रोल ना होता, मुसलमानों का किरदार ना होता, तो वो कहते हैं मुसलमान इसके ज़िम्मेदार हैं, ये हमारी, हम समझ लें या हमारा पर्सपेक्टिव समझ लें। ड्यूरिंग ही स्टे इन इंग्लैंड, सर सैयद अहमद खान क्लोजली वॉच्ड देयर एजुकेशनल सिस्टम, उनका जो तालीमी निज़ाम है, बाद में उन्होंने अपनी तहरीकें शुरू की, अपने कॉलेजेस और इस तरह पूरा सारा तालीमी निज़ाम। मद्रास, कलकत्ता और बॉम्बे यूनिवर्सिटी, ये MCB, बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास, जो कि किसके नतीजे में बनाई गई थी, वुड्स डिस्पैच 1854 के नतीजे में बनाई गई थी, याद रखिएगा। वुड्स डिस्पैच 1854 के नतीजे में 3 यूनिवर्सिटीज़ रिकमेंड की गई थी, जिनको MCB के नाम से याद किया जाता है। कौन कौन सी? मद्रास, कलकत्ता एंड बॉम्बे। तो ये तीनों, चूँकि वुड डिस्पैच के अकॉर्डिंग बनी थी, ये तीनों एक ही डेट, यानी कि एक ही ईयर 1857 में बनी थी, ये आपको याद होना चाहिए। लाहौर गवर्नमेंट कॉलेज जो है 1864 को बनाया गया था। विच ऑफ द फॉलोइंग लेवल्स ऑफ एजुकेशन वाज इंक्लूडेड इन द बेसिक एजुकेशन एज पर रिकमेंडेशन ऑफ सार्जेंट रिपोर्ट। सार्जेंट रिपोर्ट जो है वो 1944 में पेश की गई थी, और उसमें जो लेवल्स ऑफ एजुकेशन शामिल किए गए थे वो थे प्राइमरी एंड मिडिल लेवल ऑफ एजुकेशन। तो ये भी आपने याद रखने। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज प्रपोज्ड इन इंडियन एजुकेशन कमीशन 1882। आपको पता है इंडियन एजुकेशन कमीशन 1882 है, यहाँ पे गलती से 1182 लिखा हुआ है, 1882। तो 1882 इसको हंटर कमीशन भी कहते हैं, आपको पता है, ठीक है। तो ये इसके अगराज व मकासद क्या थे? प्राइमरी एजुकेशन इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट, देयर शुड बी वेरिएशन इन द सब्जेक्ट्स ऑफ वेरियस एजुकेशनल लेवल्स, द स्टूडेंट्स ऑफ द प्राइवेट स्कूल शुड बी गिवन स्कॉलरशिप। तो ये डिफरेंट रिकमेंडेशंस थी, तो ये सारी आपने इसको ऑल ऑफ द अबव ही कंसीडर करना है। इट वॉज प्रपोज इन इंडियन एजुकेशन कमीशन दैट द मॉडर्न इंडियन लैंग्वेजेस वुड बी यूज्ड एज द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन एट। अब ये भी हंटर कमीशन की रिपोर्ट के मुताबिक कि इंडियन लैंग्वेजेस वुड बी यूज्ड एज ए मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, पढ़ाने या तदरीसी अमल के दौरान इंडियन लैंग्वेजेज, यानी कि जो इंडिया में ज़बान इस्तेमाल होती हैं, इसमें हिंदी थी या उर्दू थी या उसमें संस्कृत थी या पर्शियन थी या मतलब उर्दू थी, इस तरह, तो उन्हीं के मीडियम को इस्तेमाल करना चाहिए। किस किस लेवल तक? प्राइमरी और सेकेंडरी लेवल तक, क्योंकि वो उससे पहले जितनी भी चीज़ें थी वो इंग्लिश में आ रही थी, तो बाद में ऐसे ऐसे डेवलपमेंट्स हो रही थी, क्योंकि जहाँ पे लोग बागी भी हो रहे थे, तो कुछ तहफ़्फ़ुज़ात थे लोगों को, तो फिर उन्होंने कुछ अमेंडमेंट्स की थी। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द एम ऑफ ब्रिटिश एजुकेशन इंडिया। इंडिया में जो बरतानवी निज़ाम तालीम था, उसका मकसद क्या था? क्या मकसद था? जनरेशन ऑफ डिपेंडेंट पीपल, वो अपने महकूम लोग पैदा करना चाहते थे। वो ज़्यादा से ज़्यादा इतना पढ़ाते थे कि बस कोई क्लर्क बन सके, उनके काम आ सके,
प्रोविजन ऑफ फेथफुल एम्प्लॉयज़ कि वो उनके जो है बड़े लॉयल किस्म के उनको एम्प्लॉयज़ मिले जो उनके लिए काम करें, उनको किसी के लिए काम ना करना पड़े। और प्रमोशन ऑफ क्रिश्चियनिटी, ये भी उनका तबलीग के उन्होंने उनके जो है मिशनरी थे वो अपने मज़हब की तबलीग करते थे, ठीक है, और उनको प्रोटोकॉल देते थे या इस बुनियाद पर फंड्स देते थे। तो ये सारी चीज़ें जो है वो ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम जो इंडिया में रहा है ये उसका मरकज़ महवर था। कुछ सवाल आपने ये याद करने हैं। इंटर यूनिवर्सिटी बोर्ड 1925 में बनाया गया। डिपार्टमेंट सेपरेट डिपार्टमेंट फॉर एजुकेशन अंडर द एडमिनिस्ट्रेशन एट सेंट्रल गवर्नमेंट वाज एस्टैब्लिश्ड 1945। ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन भी 1945। द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इन कलकत्ता विद्यालय, जितने भी मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस थे तब जो है वो इंग्लिश ही थे, ठीक है, क्योंकि ब्रिटिश राज था तो वो इंग्लिश को ही प्रमोट करते थे। विच ऑफ द फॉलोइंग नेशंस अपोज्ड डिवीजन ऑफ बंगाल, तकसीम बंगाल आपको पता है जब हुई थी तो मुसलमानों की डिमांड पर हुई थी, उसके बाद हिंदुओं ने इसकी मुखालफत की तो 1911 में तनसीख बंगाल हो गई थी, तो ये उस फैसले को वापस ले लिया गया था, तो हिंदूज ने इसकी मुखालफत की थी, इसको तनसीख बंगाल कहा जाता है। 1905 में तकसीम बंगाल हुई थी और 1911 में तनसीख बंगाल। ये लफ्ज़, ये सवाल भी बड़े अहम है, जी के पोर्शन में कभी कभी आ जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एजुकेशनल कॉन्सेप्ट वाज प्रेजेंटेड इन स्ट्रिक्ट एजुकेशन पॉलिसी ऑफ लॉर्ड कर्जन। हाँ जी, लॉर्ड कर्जन ने जो दी थी अपनी पॉलिसी, तो उसमें क्या था, लिमिटेड एजुकेशन, हायर एजुकेशन, प्योर एजुकेशन, तो ये उसकी पॉलिसी में शामिल है। खैर ये आपने कंसिडर कर लेने इसको एज इट इज़, इसको मज़ीद खंगालने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऊपर वाले सवाल भी जो है ना ये बहुत ही कम इम्कानात होते हैं, ये जो इंटर यूनिवर्सिटी बोर्ड वाला या सेपरेट डिपार्टमेंट वाला या इंडियन काउंसिल टेक्निकल, ये बहुत कम इम्कानात वाले सवाल हैं। खैर ये वाला भी सवाल नंबर 65 भी, ये भी कोई वेटेज वाला सवाल नहीं है। इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन प्रेजेंटेड इट्स रिपोर्ट 1902, क्योंकि इनके पीछे बहुत रेफरेंसेस वगैरह, हिस्ट्री का एक बैकग्राउंड या स्पेसिफिकेशन मुश्किल है इसकी। एनीवेज, हु डेवलप्ड द करिकुलम ऑफ दरस निज़ामी। दरस निज़ामी निज़ाम के नाम से ही है, मुल्ला निज़ामुद्दीन सहलवी, ठीक है, तो उसी के निज़ाम के नाम से, मुल्ला निज़ाम के नाम से दरस निज़ामी कहा जाता है, जो कि 8 साल कोर्स है, ठीक है। ये भी बातों का सवाल आता है कितने साल पर मुश्तमिल होता है। इस्लामिक एजुकेशन इनेबल्स एन इंडिविजुअल टू रिकॉग्नाइज, इस्लामी जो तर्ज तालीम है वो किस चीज़ की शनाख्त पर जोर देता है, गॉड की, हिमसेल्फ, यूनिवर्स, ठीक, अल्लाह ताला की ज़ात को पहचानो, खुद को पहचानो, कायनात को पहचानो, ये सारी चीज़ें कुरान में इसकी दावत दी गई। सेंट्रल पॉइंट ऑफ इस्लामिक एजुकेशन जो है क्या है, मरकज़ी नुक्ता क्या है, डिवाइन कॉग्नियंस, यानी कि डिवाइन से मुराद अल्लाह ताला की ज़ात को पहचानना, ठीक है। सरेंडर टू द डिवाइन, उसकी सामने सरबसजूद होना, उसको अपने आप को पेश कर देना। सिक्योरिंग द डिवाइन विल, जो उसकी रज़ा पर खुश होना, उसकी रज़ा हासिल करना, तो ये सारी चीज़ें जो है वो इस्लामिक फ़िलासफ़ी का हिस्सा है। द क्रिएशन ऑफ द यूनिवर्स इज़ बेस्ड ऑन, हाँ जी, डिवाइन से मुराद होता है कुदरत, अल्लाह ताला की ज़ात, ठीक है। कायनात की जो बुनियाद है वो अल्लाह ताला की रज़ा है, उसके मनसूबा है, उसी के नॉलेज के तहत बनी हुई है, ठीक है, तो ये सारे दुरुस्त हैं। हाउ मैनी वर्किंग वीक्स इन अ ईयर एट प्राइमरी एंड सेकेंडरी लेवल, एक साल में जो वर्किंग वीक्स होते हैं वो अप्रॉक्सीमेटली 35 वर्किंग वीक्स होते हैं, ठीक है। व्हेन द पैटर्न ऑफ द करिकुलम विच इज़ बीइंग फॉलोड टुडे इन आवर यूनिवर्सिटीज वाज प्रपोज्ड बाय द कलकत्ता यूनिवर्सिटी कमीशन। अब मैं आपको पहले बता चुका हूँ कलकत्ता यूनिवर्सिटी कमीशन जो है, इसी को सैडलर कमीशन भी कहते हैं, ठीक है। ये कमीशन जब बना था तो ये 1917 में बना था और इसने अपनी जो रिपोर्ट जमा कराई थी या रिपोर्ट प्रपोज की थी वो 1919 में की थी। ये मैं लास्ट वीडियो में भी आपको बता चुका कि क्या क्या उन्होंने फाइंडिंग्स दी, किस किस्म की रिकमेंडेशंस दी, ठीक है, क्या सजेशन दी, तो वो 1919 में सबमिट कराई थी। आपको दो अलग अलग सवाल हैं ये दोनों, कि फॉर्मेशन कब की थी या इस्टेब्लिशमेंट कब हुई थी, और उन्होंने अपना प्रपोजल कब सबमिट कराया था या फाइंडिंग्स कब सबमिट कराई थी, तो वो 1919 में थी। हाउ मैनी इंजीनियरिंग कॉलेजेस वर रेज टू द स्टेटस ऑफ यूनिवर्सिटीज़, ये नहीं पता कौन से हैं लेकिन 2 हैं, तो ये आपने याद करने। व्हेन द न्यू सिलेबाई वाज इंट्रोड्यूस्ड, ये 1959 की पॉलिसी का ऊपर भी हम पढ़ चुके हैं। न्यू सिलेबाई, सॉरी पॉलिसी नहीं, कमीशन, 1959 के कमीशन के मुताबिक न्यू सिलेबाई कब बने, 1961 में।
ठीक है। टेक्स्ट बुक बोर्ड जो है वो 1962 में बने थे, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ। एट विच लेवल डाइवर्सिफिकेशन ऑफ करिकुलम, अलग अलग किस लेवल पे किया जाता है? सेकेंडरी लेवल पे किया जाता है, यानी कि बायोलॉजी अलग है, कंप्यूटर अलग है, इस्लामियात, हर चीज़ की अलग बुक है। डाइवर्सिफिकेशन की है, उनके अलग से बुक्स बना दी गई। तो ये 9वीं क्लास यानी कि सेकेंडरी स्कूल लेवल से शुरू हो जाता है। देयर वॉज हाउ मेनी डिस्टिंग्विश फीचर्स ऑफ न्यू सेकेंडरी स्कूल करिकुलम, सेकेंडरी स्कूल करिकुलम के कौन से दो दो जो है वो फीचर्स होते हैं? वर्टिकल ऑर्गेनाइजेशन होता है और हॉरिजॉन्टल ऑर्गेनाइजेशन होता है। दो फीचर होते हैं, ये लाजमी होते हैं, ठीक है। द मेन फीचर ऑफ द न्यू सेकेंडरी स्कूल वाज अ न्यू ओरिएंटेशन टुवर्ड विच सब्जेक्ट, सेकेंडरी स्कूल में के करिकुलम ने सबसे ज़्यादा जो है वो फोकस किस चीज़ या किस सब्जेक्ट पर दिया है? तो वो साइंस पर दिया है। तो ये आपने याद रखना है, याद वाला सवाल। एट सेकेंडरी स्कूल लेवल मच एम्फेसिस वाज गिवन टू इस्लामिक स्टडीज़ एंड पाकिस्तान स्टडीज़, तो ये भी आपने याद ही करना है। इन विच ईयर गवर्नमेंट इंटरेस्टेड द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द रिवीजन ऑफ करिकुला ऑफ BA BSc एंड MA MSc, BA BSc और MA MSc के लेवल पर जो है करिकुलम रिवाइज किस सन में हुआ था? ये मोटी मोटी बात है जो इस सवाल में पूछी गई है, ठीक है। वो पहली बार जब रिवाइज हुआ था तो वो 1976 में रिवाइज हुआ था। तो ये भी याद ही रखना है आपने, याद करने वाली बात। UGC यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, जो जिसको अब हम HEC कहते हैं, हायर एजुकेशन कमीशन, स्टार्टेड इन सर्विस या प्री सर्विस ट्रेनिंग प्रोग्राम, प्री सर्विस या इन सर्विस ट्रेनिंग प्रोग्राम किसके लिए शुरू किया था? टीचर्स के लिए शुरू किया था, टीचर्स ट्रेनिंग के प्रोग्राम शुरू किए थे। हाउ मेनी एस्पेक्ट्स ऑफ वर्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, वर्टिकल ऑर्गेनाइजेशन हमने ऊपर दो पढ़े हैं, एक हॉरिजॉन्टल ऑर्गेनाइजेशन होती है, एक वर्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। वर्टिकल ऑर्गेनाइजेशन के फिर फर्दर दो एस्पेक्ट्स होते हैं, सीक्वेंस और कॉन्टीन्यूटी, ठीक है। कि उसमें अगली जमात में जब हम जाएंगे वर्टिकल में तो आगे भी जाएंगे और उससे मज़ीद चीज़ें नेक्स्ट पढ़ेंगे, तरतीब वही रहेगी, सीक्वेंस भी रहेगा और कॉन्टीन्यूटी भी रहेगी। मकतब एंड मदरसा सिस्टम वाज फार्मूलेटेड बाय, ये निज़ाम किसने मुतारफ़ कराया था? ये मुस्लिम, नाम से ज़ाहिर है। मकतब और मदरसा सिस्टम जो है वो मुस्लिम लोगों की जो है वो नाम है, इदारों के। द करिकुलम डेवलप्ड बाय द मुस्लिम यूज टू टॉट इन द वेस्टर्न यूनिवर्सिटीज़, मुसलमानों ने जो करिकुलम प्लान किया वो 16वीं सेंचुरी तक, 16वीं सदी ईस्वी तक जो है वो वेस्टर्न यानी कि मगरबी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाया जाता रहा, ठीक है। तो ये भी आपने याद रखना है कि अभी 16वीं सेंचुरी तक ये पढ़ाया जाता। ऑलमाइटी अल्लाह कमांडेड एजुकेशन एंड नॉलेज, कौन सी आयत में? कुरान पाक की पहली आयत जो नाज़िल हुई थी, इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, पहली आयत में ही जो है वो इस चीज़ को जो है वो इस पर जोर दिया था, जो गार हिरा में नाज़िल हुई थी। द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ब्रॉट अबाउट, किस किस्म की तब्दीली ले आए? एजुकेशनल रेवोल्यूशन, तालीमी इनकलाब लाए, रूहानी स्पिरिचुअल लाए, सोशल भी लाए, सारे लाए, बिल्कुल तमाम तरह रियाज को बदल के रख दिया, ठीक है, इनकलाब ले आए। हु सेड मैन इज़ फोर्स टू लर्न, ये आपने स्पेसिफिक इब्न खलदून की स्टेटमेंट है, ये आपने याद रखने। नीचे अलग से लिखा है, इब्न खलदून सेज दैट लर्निंग इज़ अ ह्यूमन इंस्टिंक्ट, लर्निंग इंसानी जबिलत का हिस्सा है, लर्निंग इज़ अ ह्यूमन नीड, ये इंसान की ज़रूरत है। जब मैन इज़ फोर्स टू लर्न, ऊपर वाली बात, तो ये सारी बातें इब्न खलदून के खाते में आपने डाल देनी है, इसको भी आपने याद ही करना है, इसको मज़ीद तफसील में नहीं जाना आपने। अकॉर्डिंग टू इब्न खलदून के वाले से और दो चार लफ्ज़ बातें, रिवील्ड टीचिंग मस्ट बी बिलीव्ड फॉर द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द रियलिटी, रिवील्ड टीचिंग्स का मतलब ये है कुरान पाक की जो तालीम है, इल्हामी नॉलेज जो है, उसको रियलिटी तक पहुंचने के लिए उस पर बिलीव यानी कि यकीन रखना चाहिए। द चीफ एम ऑफ एजुकेशन इज एक्विटेंस विद रियलिटी, एक्विटेंस एक्वेंटेंस का मतलब होता है जान पहचान हासिल करना, कि आप हकीकत को पहचान लें। हमारी तालीम का मकसद ये होता है। सेंसेशन आर द फर्स्ट लेवल ऑफ नॉलेज, एहसास जो हमारे हैं, हिस्से हमारी जो है वो हमारा पहला लेवल ऑफ नॉलेज है। तो ये सारी चीज़ें, ये भी ऑल ऑफ दीज आपने इसको जो है, ऑल ऑफ दीज वाले जितने सवाल हैं अबाउट ऑल ऑफ दीज ही है वो। इब्न खलदून विशेस टू डेवलप सेल्फ कॉन्फिडेंस, हाई वैल्यूज़, तो ये भी आपने ऑल ऑफ द अबव लिखना है, सारे उसमें खाते में डाल देनी है बस। हु सेड इंस्ट्रक्शंस इन फॉरेन लैंग्वेज इज़ हाफ इंस्ट्रक्शन, इब्न खलदून मदर टंग को बिलीव करते थे, तो वो फॉरेन लैंग्वेज यानी कि दूसरी किसी ज़बान में पढ़ाने को जो है वो मौजूद नहीं समझते थे। वो समझ अगर आप ऐसा करते हैं तो आप बच्चों को आधी इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, उनको पता भी नहीं चलेगा हमने क्या पढ़ा है। तो ये इब्न खलदून का ही एक फ़लसफ़ा है। जरनूजी ने
एक मशहूर किताब लिखी थी, साइड में लिखा हुआ है तालीमुल मुताल्लिम, ठीक है। तो वो एक फ़िलासफ़र थे और एजुकेशनिस्ट थे मशहूर, ठीक है। उनकी किताब भी है तालीमुल मुताल्लिम, जो कि स्टूडेंट्स और टीचर्स के बारे में इंफॉर्मेशन कन्वे करती है कि टीचर को कैसा होना चाहिए और स्टूडेंट्स को कैसा होना चाहिए। इन द वर्ल्ड ऑफ टुडे, आज की जो दुनिया है, डेमोक्रेसी इज़ डीप रूटेड, ह्यूमन राइट्स आर ऑनर्ड, जमहूरियत पसंद रवैये को जो है वो उसकी कदर की जाती है या लोग उसको अप्रिशिएट करते हैं। ह्यूमन राइट्स आर ऑनर्ड, इंसानी जो हकूक़ हैं उनकी जो है वो इज़्ज़त की जाती है। डिक्टेटरशिप हैज़ नो प्लेस टू एग्जिस्ट, डिक्टेटरशिप यानी कि जो फ़र्द वाहिद की हुकूमत है, ऑटोक्रेटिक लाइफस्टाइल है या लीडरशिप है, उसको अप्रिशिएट नहीं किया जाता। तो ये सारी चीज़ें दुरुस्त है। द सेल्फ इंटरेस्टेड पॉलिटिशियन, जो मतलबी पॉलिटिशियन होते हैं, वो क्या करते हैं, कैन मिस गाइड द सब्जेक्ट्स। वो एजुकेशन में आपको पता है वो अपने अपने जब अब ऊपर लिखा हुआ है सेल्फ इंटरेस्टेड जो है, जब मतलबी तो वो फिर मिस गाइड कर सकते हैं, ठीक है। वो फिर ऐसा नहीं करेंगे गिव प्रायोरिटी टू द नेशनल इंटरेस्ट, ये सेंस ऑफ नेशनल, वो है जब सेल्फ इंटरेस्टेड तो वो फिर क्या करेंगे, वो अपने हिसाब को देखेंगे कि हमारी सियासत को, हमारे रोब को, हमारी साख को कोई ख़तरा तो नहीं है इस किस्म के सब्जेक्ट से या करिकुलम के कंटेंट से, ठीक है। डेमोक्रेसी वर्क्स प्रॉपरली इन द सोसाइटीज़, डेमोक्रेसी जो है, जमहूरियत कैसी सोसाइटीज़ में जो है वो कामयाब है। देयर इज़ इनफ अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ एजुकेशन, जहाँ पे एजुकेशन यानी कि शऊर का लेवल ज़्यादा होता है तो वहाँ पे एक्सेप्ट की जाती है, जहाँ पे गुलामी का लेवल ज़्यादा होता है, शऊर की कंडीशन नहीं होती तो वहाँ पर जो है सप्रेशन होती है। हु इज़ द रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ कल्चर, तो ये पहले भी हम पढ़ चुके हैं। स्कूल जो है ट्रांसमिशन करता है कल्चर की, इबलाग करता है फ्रॉम वन जनरेशन टू द अदर जनरेशन। सोसाइटी इज़ अ ग्रुप ऑफ पीपल, ऐसे पीपल क्या होते हैं, अडॉप्ट्स अ पर्टिकुलर कल्चर, जो एक किस्म के कल्चर में रहते हैं, ठीक हो गया। यूनाइट्स देमसेल्फ, वो एक एक ग्रुप की सूरत में रहते हैं। शेयर द कॉमन वैल्यूज़, उनके रहन सहन के अंदाज भी एक जैसे होते हैं, तो जो उसी को ही सोसाइटी कहते हैं, तो एक सोसाइटी हो। चेंज इन एजुकेशन लीड्स टू द चेंज इन सोसाइटी, पहले हम पढ़ चुके हैं इसको। द इंडिविजुअल्स ऑफ अ सोसाइटी शेयर, सोसाइटी में, माशरे में रहने वाले अफराद जो हैं वो क्या करते हैं, उनका कॉमन कल्चर भी होता है, कॉमन थ्योरी ऑफ रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट, यानी कि जज़ा और सज़ा के तरीके भी सेम होते हैं उन पर, ठीक है। और कॉमन ट्रेडिशंस, रसूम व रिवाज, रिवायात भी एक जैसी होती हैं, रहन सहन, शादी खुशी गमी के रसूम व रिवाज तौर तरीके, तो ये सारी ठीक है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हैज़, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने क्या किया, इंक्रीज द नीड फॉर टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने जो टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है उसको मज़ीद बढ़ा दिया है, यानी कि उसकी अब ज़रूरत बहुत ज़्यादा पैदा हो गई। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ प्रोपोगेटेड इन द एजुकेशनल सिस्टम ऑफ यूएसए, अब बात हो रही है यूएसए, तो यूएसए में कोई इस्लामिक फ़िलासफ़ी या हिंदुइज़्म या सोशलिज़्म नहीं पढ़ेगी यूएसए, वो पढ़ेंगे जो मगरब पसंद करते हैं, वो वेस्टर्न फ़िलासफ़ी ऑफ डेमोक्रेसी पढ़ेंगे, ठीक है। तो वो हीगल को पढ़े, चाहे कार्ल मार्क्स को पढ़े, चाहे मैकावली को पढ़े, तो वो वेस्टर्न फ़िलासफ़ी को फॉलो करें। द म्यूचुअल इंटरेक्शन ऑफ द इंडिविजुअल लीड्स टू, म्यूचुअल होता क्या है, बाहमी इंटरेक्शन माबैन, यानी कि जब एक से ज़ायद के दरमियान आ गए तो दरमियान ही को सोशल कहते हैं। जब माबैन हो कि अफराद के माबैन हो तो इसी चीज़ को क्या कहते हैं, सोशल, इसी चीज़ को सोशल कहते हैं। तो वो क्या बनता है, अगर क्या होता है, इंटरेक्शन होता है कुछ अफराद के माबैन, तो बाहमी इंटरेक्शन से क्या चीज़, कौन सी स्टेबिलिटी पैदा होती है, सोशल स्टेबिलिटी पैदा होती है, ठीक है। माशरती इस्तेहकाम पैदा होता है, ठीक है। तो ये था जी आज का हमारा मॉडल पेपर नंबर 5। उम्मीद है आप इसको अच्छी तरह कवर करेंगे। हिस्ट्री का पोर्शन है, ज़रा इस पर आपने ज़रा उसको याद करना है, ठीक है। थैंक यू सो मच। अल्लाह ताला आप सब काम में नासिर और जीते रहें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।